नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, कल हम चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री जितने भी रहे हैं अब तक उनकी लिस्ट के बारे में चर्चा पूरी सूची देख रहे थे। उस सूची में सबसे पहले हमने जवाहरलाल नेहरू देखा और जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल बताया गया वो 1947 से लेकर 1964 तक और 27 मई 1964 को इनका निधन हो जाता है पद पे रहते हुए। फिर उसके बाद में गुलजारी लाल नंदा को अस्थायी प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, जो रहते हैं विद्यार्थियों 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक रहते हैं, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में परमानेंट जो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। कौन बनते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद में क्या हो जाता है? निधन हो जाता है और उनका निधन होता है 11 जनवरी 1966 को होता है। कब होता है? 1966 को उनका निधन हो जाता है। तो फिर वापस जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ तो गुलजारी लाल नंदा को भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इस प्रकार गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं, एक तो जवाहरलाल नेहरू के निधन के अवसर पर और एक लाल बहादुर शास्त्री के अवसर पर। एक बार 1964 में, दूसरी बार 1966 में बनते हैं, ध्यान रखना। तो ये इसके दोनों कार्यकाल यहीं दे रखे हैं बीच में ना। ये कार्यवाहक थे और 2 बार और रहे हैं। कितनी बार रहे हैं? 2 बार। तो पहला ही हो जाता है। फिर दूसरे नंबर का जो परमानेंट है वो रहते हैं विद्यार्थियों लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब होता है? 11 जनवरी 1966 को, क्योंकि 10 जनवरी 1966 को वो ताशकंद समझौता करते हैं। फिर उसके बाद में भारत की जो प्रधानमंत्री है वो बनती विद्यार्थियों इंदिरा गांधी। कौन बनती है? इंदिरा गांधी, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। आयरन लेडी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये विद्यार्थी 1966 से लेकर 1971 तक और फिर 1971 से लेकर 1977 तक, यानी कि 2 बार लगातार भारत की प्रधानमंत्री रहती है। फिर बीच में 1977 के बाद में 1977 के बाद में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार बनती है, जनता दल की, और वो बनाते हैं कौन है? मोरारजी देसाई। तो 1977 से लेकर 1979 तक ये रहते हैं, लेकिन इनकी सरकार गिर जाती है। तो फिर गठबंधन सरकार बनती है और उस गठबंधन का जो नेता होता है, जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है, वो चौधरी चरण सिंह को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह को बनाया जाता है। तो 79 से लेकर 1980 तक। फिर जैसे चौधरी चरण सिंह की मृत्यु हो जाती है या इनको हटा दिया जाता है, तो उसके बाद में जो अगला भारत की प्रधानमंत्री बनती है वो कौन बनती है? इंदिरा गांधी बनती है। कौन बनती है? इंदिरा गांधी बनती है। फिर उनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 1980 से लेकर 1984 तक और इनकी 1984 में पद पर रहते हुए क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में जो अगला प्रधानमंत्री बनता है वो बनता है विद्यार्थियों राजीव गांधी, जो कि 1984 से 1989 तक रहते हैं। तो अब अगला जो भारत का प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम लिख लो, राजीव गांधी। इंदिरा गांधी कंप्लीट हो गया था, ध्यान रखना। आप इस क्रम के अनुसार नहीं चलें कि भाई चरण सिंह के बाद में राजीव गांधी बने थे, इसके बीच में इंदिरा गांधी आती है। इंदिरा गांधी का कार्यकाल वहां दे रखा है, बीच में दोनों साथ में दे रखा। अगला जो भारत का प्रधानमंत्री बना वो कौन बना? राजीव गांधी। सबसे पहले विद्यार्थियों हम इनका शासनकाल लिखेंगे, कब से कब तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो 31 अक्टूबर 1984 से, कब से? 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989। 2 दिसंबर 1989। लिख लिया? अब अगर हम बात करें राजीव गांधी की, तो इसका कौन सी पार्टी से संबंध है? कांग्रेस पार्टी से संबंध है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का नाम लिख लो। कौन सी पार्टी इनकी? कांग्रेस पार्टी। लिख लिया? जन्म स्थान लिख सकते हो आप इनका, मुंबई। जन्म स्थान कौन सा? मुंबई है। इनका संसदीय क्षेत्र जहां से चुनाव लड़ते थे, लिखो। इनका संसदीय क्षेत्र अमेठी। कौन सा इनका संसदीय क्षेत्र? अमेठी। और अमेठी कहाँ पड़ता है?
यूपी में पढ़ता है विद्यार्थी। देख लिया। नवोदय विद्यालयों का नाम सुना होगा आपने, जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं। उनकी शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? राजीव गांधी को जाता है। 1986 में शुरुआत की थी इसने। 1986 लिखिएगा, राजीव गांधी ने ही 1986 में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए थे, ये शुरुआत की थी। देखो विद्यार्थियों, जैसे इंदिरा गांधी जी का निधन हो जाता है, तो उस समय इनको पहले कार्यवाहक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कार्यवाहक। फिर बाद में ये सदन की सदस्यता वगैरह लेते हैं, चुनाव वगैरह लड़ते हैं, वो मामला अलग है। लेकिन पहले तो इनको कार्यवाहक बनाया जाता है। तो इनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि भारत का प्रथम कार्यवाहक पीएम कौन था? गुलजारी लाल नंदा। सेकंड भी कौन था? गुलजारी लाल नंदा। लेकिन तीसरा कौन है? राजीव गांधी। देखो, ये भारत के तीसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे हैं। विद्यार्थी किसी देश को जब खड़ा करते हैं ना, तो बहुत वक्त लगता है उस खड़ा होने में। और जब एम्पायर खड़ा हो जाता है, उसके बाद तो चाहे कोई भी शासन संचालित कर ले, वो एक बहुत सरल हो जाता है। जैसे माना कि कोई भी व्यक्ति जब कोचिंग खोलता है, तो शुरुआत में जो स्ट्रगल आता है वो उसको खुद को ही पता होता है। अब जैसे इंडिया में जब भारत का संविधान बना, संविधान बनने के बाद में किस प्रकार से यहाँ पर लोकतंत्र को प्रॉपर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से स्थापित किया गया, तो शुरुआत के जो भी प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, उनको काफ़ी समस्या आई थी। अब बाद वालों को इतना समस्या नहीं, स्टेबल होने के बाद में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो जो राजीव गांधी है, इनको सूचना क्रांति का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटरीकरण को ज्यादा बढ़ावा दिया था, अर्थात कंप्यूटर क्रांति का जनक भी कहते हैं इनको। देखो, राजीव गांधी जी को सूचना क्रांति पब्लिक कंप्यूटर क्रांति का जनक भी कहते हैं। देखो विद्यार्थियों, राजीव गांधी जी का जन्म दिवस आता है विद्यार्थियों 20 अगस्त को। कब आता है? 20 अगस्त को। और जब भी किसी महान पुरुष का जन्म दिवस आता है, तो उसको हम जयंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जयंती बोलते हैं। तो इनकी जयंती होती है 20 अगस्त को। और 20 अगस्त को एक डे मनाया जाता है उसकी जयंती की याद में, सद्भावना डे, सद्भावना दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है। लिखिएगा, इनकी जयंती पर 20 अगस्त, इनकी जयंती पर 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। लिख लिया? लिखिएगा, ये मरे तो थे विद्यार्थियों, लेकिन पद पर रहते हुए नहीं मरे थे। मतलब इनको मार दिया था एक आतंकवादी संगठन कह सकते हैं आप, मतलब साउथ वाला था वो, लिट्टे। ऐसे लिखो, वर्ष 1991 में, क्योंकि इनका कार्यकाल तो 89 में समाप्त हो जाता है, 84 से 89 तक था। देखो, वर्ष 1991 में लिट्टे नामक संगठन ने एक मिनट, लिट्टे नहीं, एल आई, नहीं, एल
डबल टी ई है, एल डबल टी ई, हाँ लिख लिया, एल डबल टी ई नामक संगठन ने तमिलनाडु के पेरम्बटूर, कहाँ पर, पेरम्बटूर में इनकी हत्या कर दी, मैं इनकी हत्या कर दी। इसका पूरा नाम लिख लो, LTTE का लिबरेशन टाइगर या टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। उस समय तो इस क्वेश्चन ने बहुत परेशान किया होगा, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया होगा। तो विद्यार्थियों, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एक संगठन का नाम है ये, ठीक है, साउथ का संगठन है, दक्षिण भारत का। LTT, लिट्टे भी कहते हैं इसको, है ना, क्या कहलाएगा, लिट्टे ही तो बोलेंगे इसको, लिट्टे। तो लिट्टे संगठन के जो व्यक्ति थे उनमें से इसके इसकी क्या कर, मतलब इस संगठन के द्वारा इसकी हत्या की गई थी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इस नाम भी, पूरा नाम भी याद होना चाहिए। कब हुई थी इनका इनका हत्या, 1991 में हुई थी। देखो जितने भी प्रधानमंत्री बने अब तक, सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। हाँ, मात्र 40 साल की उम्र में इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था। देखिएगा, ये सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, 40 वर्ष की एज में बन गए थे। देखो विद्यार्थियों, 64वां और 65वां संविधान संशोधन का नाम आपने सुना होगा। तो 64वें संविधान संशोधन के तहत इन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास किया, जो कि असफल रहा, क्योंकि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिलता है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और 1992 में ये प्रधानमंत्री नहीं है। तो लिखिएगा, इनके द्वारा चौसठवें संविधान संशोधन के तहत, मतलब 64वां संविधान संशोधन इनके समय हुआ था, इनके द्वारा 64वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था ना, 64वां संविधान संशोधन 1989 के तहत पंचायती राज संस्थान को या पंचायती राज को, एक थोड़ा मुझे इसकी डेट में थोड़ा सा कंफ्यूज है, आप डेट रहने देना पहले ना, 1989, ये मतलब ये मत डालना, आप केवल इतना डाल लेना 64वां संविधान संशोधन। 64वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने का असफल प्रयास किया था। देख लिया। इसके अलावा विद्यार्थियों, इन्हीं के शासनकाल में एक 61वां संविधान संशोधन भी हुआ। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन 1989। ये जब 61वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें एक प्रावधान किया गया, पहले मत देने की जो उम्र थी वो कितनी थी? 21। 21 से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया विद्यार्थी। पहले कोई भी व्यक्ति, जैसे सार्वजनिक मताधिकार होता है, सबको मत देने का अधिकार होता है, तो अभी जो व्यक्ति भारत में 18 साल का कंप्लीट हो जाता है वो वोट दे लेता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कौन सा व्यक्ति दे पाता था? जिसकी एज कंप्लीट कितनी हो गई हो, 21 हो गई हो, वो वोट दे सकता था।
लेकिन इसके समय एक अमेंडमेंट किया गया 61वां संविधान संशोधन 1989, और उसमें प्रावधान किया गया कि अब भारत का ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल हो गई है तो वो क्या दे सकता है, वोट दे सकता है। देखिएगा, इनके शासनकाल में ही 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मताधिकार की आयु, वोट देने की है ना, मताधिकार मताधिकार लेकिन वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया विद्यार्थियों, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। देख लिया। देखो, अगर हम बात करें 52वां संविधान संशोधन की, कौन से की, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 में हुआ था। और 52वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, दल बदल से। और दल बदल का संबंध कौन सी अनुसूची से है? अनुसूची 10 से। तो अनुसूची 10 में दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया है। और दल बदल से संबंधित यानी अनुसूची 10 हमारे मूल संविधान में नहीं थी, ये तो बाद में जोड़ी गई है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई है। और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 यानी कि 10वीं अनुसूची भी कौन से प्रधानमंत्री के काल में जोड़ी गई है, तो राजीव गांधी के काल में जोड़ी गई विद्यार्थी, 1985 में। देखिएगा, इन्हीं के समय 52वां संविधान संशोधन भी हुआ। इन्हीं के समय क्या हुआ, 52वां संविधान संशोधन भी हुआ। 52वां संविधान संशोधन भी हुआ, जिसके तहत भारतीय संविधान में अनुसूची 10 जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची संख्या 10 जोड़ी गई, 10वें नंबर की जोड़ी गई है ना, अनुसूची संख्या 10 जोड़ी गई। लिख लिया, जिसका संबंध दल बदल से है। किससे है, दल बदल से। तो दल बदल का प्रावधान विद्यार्थियों कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया, 52वां संविधान संशोधन के तहत। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। आपको पता है दल बदल से रिलेटेड जो कानून थे, जो प्रावधान थे, उनको थोड़ा सख्ताई से पेश करने के लिए एक और अमेंडमेंट हुआ है, 91वां संविधान संशोधन 2003 कहा ना, उसमें मंत्रिमंडल का आकार क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। ठीक है, ये हो गए विद्यार्थी आपके कौन, राजीव गांधी जी, कंप्लीट। अब देखो, राजीव गांधी के बाद में अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे वीपी सिंह जी बनेंगे। कौन बनेंगे, वीपी सिंह बनेंगे विद्यार्थियों। 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। तो अगला जो भारत के प्रधानमंत्री है उनका नाम लिख लो, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इनको, वीपी सिंह। इनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल लिख लो, 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक, लगभग 1 साल। लिख लिया, ये तो राजीव गांधी जी थे, और ये वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1989 से लेकर 90 तक। देखो, इनका जन्म स्थान इलाहाबाद, इलाहाबाद
यूपी। और इलाहाबाद का वर्तमान नाम चेंज हो गया, ध्यान रखना, प्रयागराज हो गए। पार्टी का नाम लिखो इनकी, ये भी गैर कांग्रेसी थे, ध्यान रखना, जनता दल। देखो सरकार है विद्यार्थियों, हमेशा चेंज होती रहती है। आपको पता है शुरुआत में जितने भी नेता बने वो सारे कांग्रेस ही थे। और इंदिरा गांधी तो ऐसी लेडी रही है जो पहली बार 2 बार लगातार भारत की प्रधानमंत्री रही है। वैसे तो 3 बार रही है, पर लगातार कितनी बार रही है? 2 बार रही है। और लगातार 3 बार रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा नरेंद्र मोदी के नाम है, ध्यान रखना। अब देखो इंदिरा गांधी लगातार नहीं रहती, 3 बार, 3 बार रही लेकिन लगातार नहीं रही। अब आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी लगातार, मतलब जैसे कांग्रेस का राज मान लो आप, क्या किसका मान लो? कांग्रेस का राज मान लो। उसके बाद में 3 साल तक या तो जनता दल की सरकार बनी, 2 साल तक तो, फिर उसके बाद में गठबंधन की सरकार बनी, फिर उसके बाद में नहीं, गठबंधन की सरकार बनी, फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी वापस बन गई। इंदिरा गांधी के बाद में फिर राजीव गांधी बन गया, तो लगभग 10 साल और रहा, लगभग 10 साल और रहा शासन कांग्रेस का। फिर वापस दूसरी पार्टियों का आएगा, ध्यान रखना। फिर बीजेपी एंट्री कर देगी, फिर बीजेपी की एंट्री के बाद फिर कांग्रेस आ जाएगी 10 साल तक। मनमोहन सिंह के शासनकाल में आपको पता है 10 साल तक रहा मनमोहन सिंह, 2 बार भारत का प्रधानमंत्री रहा लगातार, 4 से लेकर 14 तक। और अभी 3 बार लगातार कौन है? नरेंद्र मोदी है। अब चौथी बार या तो नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं, नहीं आते तो फिर कोई दूसरी पार्टी आएगी, दूसरी पार्टी नहीं आएगी तो गठबंधन सरकार बन सकती है। 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर क्या बना सकती है? अपना गठबंधन बना सकती है। गठबंधन 2 प्रकार से बनाए जा सकते हैं, चुनावी नतीजे आने से पहले भी गठबंधन बन जाते हैं, और चुनाव के नतीजे आने के बाद भी गठबंधन बनते हैं। 2 टाइप से गठबंधन बनते हैं, चुनाव से पहले बन जाता है और चुनाव के बाद ही बन जाता है। चलो अब वापिस आते हैं वीपी सिंह पर, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अभी थोड़ी देर बाद में आपसे जब ये कंप्लीट हो जाएंगे ना तो सबका कार्यकाल पूछूंगा, इसके बाद में कौन रहा। तो आपको इनकी डेट भी याद होनी चाहिए, अभी आज की तारीख में तो याद होनी चाहिए, चलो लंबे समय तक डेट याद नहीं रहेगी। और फिर क्रम पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन बना, इसके बाद कौन बना, पूरा आप अभी लास्ट में जाके हम एक लिस्ट बनाएंगे फिर, है ना। तो इनकी पार्टी कौन सी विद्यार्थियों? जनता पार्टी, लिखिएगा। ये भारत के तीसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, तीसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कौन से नंबर के? तीसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तीसरा कैसे हुआ? पहला कौन था? दूसरा और तीसरा? वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1989 से 90 तक, लिखिएगा। ये मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। पीएम, वित्त मंत्री और पीएम के पद पर रहे हैं। किस किस पदों को इन्होंने सुशोभित किया है? मुख्यमंत्री के पद को, वित्त मंत्री के पद को और प्रधानमंत्री के पद को। लिख लिया? देखो विद्यार्थियों, भारत का पहला प्रधानमंत्री, भारत का पहला प्रधानमंत्री जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसका नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन वो पारित नहीं हो पाया, तो सरकार भी नहीं गिरी, ना त्यागपत्र देना पड़ा। भारत का ऐसा प्रधानमंत्री जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव लाने के बाद उसने त्यागपत्र दे दिया, मोरारजी देसाई। वीपी सिंह ऐसे व्यक्ति है जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और पारित भी हो गया, और इस वजह से इनको त्यागपत्र देना और इनकी सरकार गिर गई। देखिएगा, ये भारत के, ये भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री थे, ये भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध
अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, है ना। अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, जिसकी वजह से इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा, अर्थात इनकी सरकार गिर गई। लिखो, वीपी सिंह ने ही मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया था। एक विद्यार्थी मोरारजी देसाई में एक बात छूट गई, हालांकि कोई जरूर नहीं, मैंने कहीं दूसरी जगह लिखा दी होगी या लिखा दूंगा। देखो, मोरारजी देसाई कब से कब तक थे भारत के प्रधानमंत्री? 1977 से लेकर 79 तक। कब से कब तक थे? 19, चलो मैं ये चार्ट लिया था, चार्ट में दिखा। देखो विद्यार्थियों, भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। कब से कब तक? 77 से लेकर 1979 तक। ओबीसी को आरक्षण देने के लिए मंडल आयोग का गठन किया था इसने। क्या किया था? मंडल आयोग का गठन किया था। और मंडल आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसकी जो रिपोर्ट थी, जो उनकी बातें थी, उनको स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन है? वीपी सिंह। ध्यान रखना। देख लिया क्या लिखा आपने? वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया था। आप एक काम करो, मंडल आयोग को रेखांकित करो। कर लिया मंडल आयोग को? देखो, मंडल आयोग का अध्यक्ष बिंदेश्वर प्रसाद मंडल था। कौन था? बिंदेश्वर प्रसाद था। बिंदेश्वर प्रसाद मंडल नाम है ये। तो मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था विद्यार्थियों? बिंदेश्वर प्रसाद मंडल। और इस मंडल आयोग का गठन किसने किया था? मोरारजी देसाई ने किया था। क्यों? क्योंकि जो ओबीसी वर्ग है उसको आरक्षण देने से संबंधित है ये। और ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश किसने की थी? मंडल आयोग ने। देखो विद्यार्थी, बीच में बहुत ज्यादा विवाद चल रहा था। विवाद ये चलता, जब भी ओबीसी वालों को 27% आरक्षण नहीं मिलता, तो फिर इस बात को लेकर वो हमेशा कहते हैं कि मंडल आयोग ने ये कहा, मंडल आयोग ने ये कहा, अपनी सिफारिशों में ये कहा था, लेकिन आप हमें 27% आरक्षण नहीं दे रहे हो। कई राज्य नहीं देते थे, तो फिर ऐसी स्थिति में विवाद चल रहा था पहले, आजकल तो देने लगे। अब देखो विद्यार्थियों, मंडल आयोग का कई बार पूछा जाता है कि मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? बिंदेश्वर प्रसाद मंडल था, ध्यान रखना। और इसका संबंध किससे है? ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने से संबंधित है, या ओबीसी के आरक्षण से संबंधित प्रावधानों के संबंध में इस आयोग का गठन किया था। गठन करने वाले कौन थे? इसकी रिपोर्टों को लागू किसने किया था? वीपी सिंह ने किया था, ध्यान रखना। लिखिएगा, यह आयोग मोरारजी देसाई की सरकार के समय बना था। मतलब इस आयोग का गठन कब हुआ था? मोरारजी देसाई की सरकार के समय, जब भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुआ करते थे उस समय। देखो, इस आयोग की सिफारिश पर ही ओबीसी वर्ग को, अदर बैकवर्ड कास्ट ना, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया।
लिख लिए? तो ये हो गया आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह। कब? 1989 से लेकर 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक। मतलब जो भी हम प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं उनका जो कार्यकाल है वो 1990 तक आ गए, हम 1990 तक आ गए। 25 तक आना है अभी तक। कब तक आना है? 25 क्या है, इसका कार्यकाल कितना चलेगा? 24 से लेकर 29 तक चलने वाला है। तो 29 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले। बीच में कोई घटना दुर्घटना घटित हो जाए वो बात एक अलग है, बाकी रहने वाले कौन है? ये रहने वाले हैं। अब देखो विद्यार्थियों, अगला जो भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे वो बनेंगे चंद्रशेखर। कौन बनेंगे? चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर का जो कार्यकाल रहेगा वो 10 नवंबर 1990 को स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका 10 नवंबर को समाप्त हो रहा है इधर। और कब तक रहेगा? 21 जून 1991 तक। देखो विद्यार्थियों, अगला लिखो, चंद्रशेखर। और शासनकाल लिखो या प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल लिख लो इनका। 10 नवंबर 1990। कब? 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक। 21 जून 1991 तक। ये थे विद्यार्थियों चंद्रशेखर जी। ध्यान, पार्टी का नाम लिख लो। जनता पार्टी। कौन सा दल था इनका? जनता पार्टी, जनता दल। जन्म स्थान लिखो, इब्राहिम पट्टी। यूपी। और संसदीय क्षेत्र लिखो इनका, बलिया। यूपी का लास्ट जिला, फिर बाद में बिहार चालू हो जाता है बलिया से, है ना? बलिया, बलिया कहाँ पड़ता है? यूपी। बिहार के टच में बिल्कुल। लिख लिया? देखो, इसके शासनकाल में इसके शासनकाल में कब से कब तक रहा इसका शासनकाल? 90 से 91, लगभग 1 साल। इसके शासनकाल में विद्यार्थियों सुनना, भारत की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। तो भारत का जो सोना है वो आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गिरवी रखना पड़ा था विद्यार्थी। ये कंडीशन हो गई थी। लिखिएगा, इसके शासनकाल में भारतीय सोने को आईएमएफ के पास, आईएमएफ के पास गिरवी रखना पड़ा था। लिख लिया? अब आईएमएफ का फुल फॉर्म लिख लो आप, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और हिंदी में इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। लिख लिया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष लिखो। चंद्रशेखर को युवा तुर्क नेता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युवा तुर्क नेता भी कहा जाता है।
युवा यहाँ युवा तुर्क से क्या तात्पर्य है? तुर्क कौन होते हैं? तुर्की के लोग तुर्क यानी मुस्लिम लोग, मुगल जो भी मानते हो आप, मतलब मुसलमानों को कह सकते हो तुर्की हूँ नहीं, लेकिन यहाँ तुर्क का मतलब मुसलमान नहीं है जाना, या कोई ना कोई ये तुर्की है। थोड़ा सा इनकी आइडियोलॉजी कैसी है, सोशलिस्ट वाली है, मतलब समाजवादी। मतलब होने को तो ये कांग्रेस पार्टी के थे, मूल रूप से किसके थे? कांग्रेस पार्टी में कुछ अलग विचारधारा के लोग निकल के गए। कांग्रेस पहले किससे रिलेटेड थे? ये कांग्रेस से रिलेटेड थे, और कांग्रेस में कुछ एक नई विचारधारा आइडियोलॉजी का उद्भव हुआ, वो कहलाए समाजवादी। तो उन समाजवादी सोच के लोग थे ये, और इसलिए इनको क्या कहा गया? युवा तुर्क नेता कहा गया। लिखिएगा, यहां युवा तुर्क शब्द का शाब्दिक अर्थ कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत, भाई कांग्रेस देखो, जो भी कोई पार्टी होती है, कोई दल होता है ना, उसका खुद की आइडियोलॉजी होती है, ध्यान रखना। जैसे आपने विश्व में देखा होगा, नाजी दल की खुद की आइडियोलॉजी थी, फांसी जो दल था उसकी खुद की अलग आइडियोलॉजी थी। जैसे आपने सुना होगा कई बार वामपंथी है, दक्षिणपंथी, तो सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है। वामपंथियों की जो होती है ना, थोड़ी बहुत उदारवादी होती है, नहीं उदारवादी नीति होती है। और ये जो दक्षिणपंथी वाले होते हैं, थोड़े कट्टर होते हैं। मतलब जैसे अभी बीजेपी को किससे जोड़ा जाता है? दक्षिणपंथी से जोड़ा जाता है। इसको है नहीं, दक्षिणपंथी में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जोड़ा जाता है, क्योंकि इनकी सोच ज्यादातर धर्म को लेकर, ठीक है, इसके अलावा मतलब केंद्रीकृत करने की ज्यादा सोच रहती है। चलो आगे पढ़ाऊंगा, मैं आइडियोलॉजी पढ़ाऊंगा जब। क्या लिखा आपने? कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत समाजवादी समाजवादी रुझान वाला एक वैचारिक समूह है। सामाजिक रुझान वाला एक वैचारिक समूह है। लिख लिया विद्यार्थियों? ये हो गया आपका कौन सा? चंद्रशेखर। याद रखना किसके बाद कौन बन रहा है? वीपी सिंह के बाद कौन बना है? चंद्रशेखर। वहां पीवी नरसिम्हा राव भी मिलेगा आपको। तो अब देखो, इसके बाद में अगला जो बन रहा है विद्यार्थियों, वो कौन बन रहा है? पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रधानमंत्री का नाम लिखिए आप, पीवी नरसिम्हा राव। 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक। लिख लिया? आगे बढ़े? चलो इनकी अलग से फोटो भी दिखा देता हूँ। इस छोटी फोटो में तो सही नजर नहीं आ रहे होंगे, बड़ी फोटो दिखा देता हूँ थोड़ी। इसमें सही आ रहे हैं ना? ऐसे लग रहा है जैसे कोई क्या हो, साउथ के हीरो, विलन लग रहा है। चलो, इनका कार्यकाल क्या लिखा आपने? 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक। संसदीय क्षेत्र लिखो इनका, नंदयाल। नंदयाल, नंदयाल पड़ता है विद्यार्थियों आंध्र प्रदेश। और इनका जन्म स्थान लिख लो, करीमनगर। जन्म स्थान कौन सा है? करीमनगर। करीमनगर भी कहाँ पड़ता है? साउथ के ही है, आंध्र प्रदेश। और इनकी पार्टी का नाम लिख लो, कांग्रेस। पार्टी का नाम क्या है? देखो विद्यार्थियों, जब लोकसभा के चुनाव हुए, तो लोकसभा के चुनाव हुए उस समय इनको जब भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया, तो उस समय ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ना तो लोकसभा के
ना राज्यसभा के। लिखिएगा, ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे, ऐसे प्रधानमंत्री थे जब इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, जब इन्हें प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया तो उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव। क्लियर विद्यार्थियों? कब से कब तक रहा इनका शासनकाल? 96 तक। अब देखो विद्यार्थियों, जब इनका शासनकाल चल रहा था तो उस समय इनके एक वित्त मंत्री हुआ करते थे और उन वित्त मंत्री का नाम था मनमोहन सिंह। क्या नाम था? मनमोहन। जो बाद में जाके क्या बनेंगे? भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे बाद में जाके। तो हाँ, 2004 बनेंगे। कब बनेंगे? 2004 बनेंगे। 4 से लेकर 14 तक रहेंगे। 40 लिख दिया, यही नहीं बेचारे जिंदगी। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव के समय आर्थिक संकट आया था। उस समय भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। देखिएगा, इनके कार्यकाल के दौरान भारत में आर्थिक संकट आया था। कैसा संकट आया था विद्यार्थियों? आर्थिक संकट आया था तथा उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। कौन थे? सॉरी, भारत के वित्त मंत्री। उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, जो बाद में पीएम भी बनेंगे ना, जो बाद में पीएम भी बने। कब से कब तक बने थे पीएम? 4 से 14 तक पीएम बनेंगे बाद में। देख लिया विद्यार्थियों? तो इनके समय आर्थिक संकट आया था 1991। देखो, इनके समय ही भारत में एलपीजी थ्योरी, कौन सी? एलपीजी थ्योरी को अपनाया गया था। यानी उदारीकरण और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण और प्राइवेट निजीकरण, निजीकरण। जी का मतलब वैश्वीकरण, टी का मतलब निजीकरण और एल का मतलब उदारीकरण। एलपीजी थ्योरी को अपनाया था इस समय। लिख लिया? एल का मतलब फुल फॉर्म क्या बनेगा इंग्लिश में? हाँ, लिबरलाइजेशन लिख लो। एल का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन। और पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, जो भी है लिखना चाहते हो लिख लो। और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। और बाकी हिंदी वाले तो हिंदी में लिख लो आप तो। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। ठीक है, या एलपीजी थ्योरी कहते हैं इसको। तो भारत में उदारीकरण के जनक किसको माना जाता है? हैं? भारत में उदारीकरण का जनक किसको कहा जाता है? ना, मनमोहन सिंह को, मंत्री वही। देखिएगा, भारत में उदारीकरण का जनक मनमोहन सिंह को माना जाता है।
आर्थिक संकट से उबार दिया भारत को, और क्या चाहिए। और जिसको आप कह रहे हो देश चलाना नहीं आता, उसने देश चलाया पूरा, लेकिन वो कठपुतली था किसका, कांग्रेस वालों का। सोनिया गांधी जो कहती वही तो करता था। कई लोग मतलब उनके बारे में बोलते हैं तो बोलता ही नहीं है, ऐसे व्यंग्य करते थे उस समय। मनमोहन सिंह जी खुद की मर्जी से नहीं बोलते थे, हकीकत है ये, क्योंकि वो तो उनको तो बना रखा था। सामने मेन तो कांग्रेस चलाती थी सरकार तो, और कांग्रेस में जैसे सोनिया गांधी वगैरह ये चलाती थी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष यही थी उस समय, कि वो चलाती थी पूरा सिस्टम। तो ये तो ठीक है, हाँ कहीं पे जैसे प्रधानमंत्री का जहाँ भी नाम आता तो ये खड़ा हो जाता वहाँ पे जाकर, बेचारा खुद की मर्जी से क्या बोलेगा। अब जैसे नरेंद्र मोदी है, खुद की मर्जी से बोलता है जो बोलना होता है, इसके सामने राष्ट्रपति वगैरह ही नहीं बोल पाते इतने ज्यादा। वो अपनी जो वास्तविक शक्ति है उनका प्रयोग कौन कर रहा है अभी वर्तमान में, नरेंद्र मोदी कर रहा है, लेकिन मनमोहन सिंह जी नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि पीछे वो हटा सकते थे, वो कभी भी कांग्रेस वाले हटा के दूसरा चेहरा ला के खड़े कर देते। ये खुद के दम पे जीते हैं। मनमोहन सिंह जी ने कौन सा लोकसभा का चुनाव थोड़ी जीता था, वो तो राज्यसभा से आए थे, राज्यसभा से भी क्योंकि ये लेकर आ गए कांग्रेस वाले। चलो जो भी रहा। देख लिया आपने एलपीजी थ्योरी, उदारीकरण का भारत में जनक किसको कहा जाता है, मनमोहन सिंह को रेखांकित कर लो। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। देखो, ये पीवी नरसिम्हा राव जब भारत के प्रधानमंत्री थे विद्यार्थियों, तो इन्हीं के शासनकाल में 1992 में एक नीति लेकर आए थे, पॉलिसी थी, लुक ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो। लिखो, इन्हीं के शासनकाल में या इन्हीं के कार्यकाल में, किसके शासनकाल में, पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी ब्रैकेट में पूर्व की ओर देखो। जैसे भारत के पूर्व की ओर देश कौन से, जैसे जापान वगैरह रहे ना, ये भारत के पूर्व में पड़ते हैं, ध्यान रखना, दक्षिण पूर्व में पड़ते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी ब्रैकेट पूर्व की ओर देखो शुरू की गई थी। अर्थात एशियन देशों के साथ अर्थात एशियन, ASEAN, एशियन देशों के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा दिया गया था। कौन से देशों के साथ विद्यार्थियों, एशियन एक संगठन है, ध्यान रखना। हाँ, तो एशियन देशों के साथ कौन सी पॉलिसी चलाई थी इन्होंने, लुक ईस्ट पॉलिसी। कौन सी, लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति, ये चलाई थी विद्यार्थी। तो कौन से देशों के साथ समझौता किया इन्होंने, एक प्रकार से ये संबंध बढ़ाए थे एशियन देशों के साथ। अब एशियन को रेखांकित कर लो आप। लिख लिया, लिखो पूरा नाम लिखो इसका, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, बहुवचन में लिखना। क्या लिखा है, द एसोसिएशन साउथ ईस्ट, एस का मतलब साउथ हो गया, ईस्ट का मतलब पूर्व हो गया, ईस्ट, लिख लिया। और ए का मतलब एशियन, और एन का मतलब नेशंस, लिख लिया। हिंदी में लिख लो, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ या संगठन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन।
तो एशियन के साथ इसने पूर्व की ओर देखो नीति का अनुसरण किया था इसके शासनकाल में, देखिएगा। नरेंद्र मोदी ने भी विद्यार्थी एक पॉलिसी चलाई है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नोट डालो, नोट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतलब इसी नीति में थोड़ा सा चेंज किया ना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलाई है। कौन सी चलाई विद्यार्थियों? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो विद्यार्थियों ये सीएम भी रह चुके हैं, कौन? पीवी नरसिम्हा राव। अब ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो सीएम कहाँ के रहे होंगे? आंध्र प्रदेश। लिखो, ये आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं, ये आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। द एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ पर है? कहाँ कहाँ है? हाँ बहन जी, बैठने दो। द एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का संगठन हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया, जकार्ता। चलो वापस आ जाते हैं। लिखो विद्यार्थियों, अगला भारत का जो प्रधानमंत्री है वो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। लिख लिया? अटल बिहारी वाजपेयी। और इनका टाइम पीरियड ये वाला लिखो आप, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। लिख लिया? और दूसरा कार्यकाल भी लिख लो चाहो तो आप यहीं, ये बाद में लिखाऊं? बाद में लिखा दे। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट तो लिखा ही देता हूँ यहीं, लिखो। पार्टी का नाम लिखो, बीजेपी। पार्टी का नाम लिखिएगा आप। ये थे विद्यार्थी अटल बिहारी। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी, भाजपा भी लिख सकते हो। जन्म स्थान लिखो इनका, कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर हुआ था, ग्वालियर। और ग्वालियर कहाँ पड़ता है? एमपी में। देखो, संसदीय क्षेत्र लखनऊ। लखनऊ किसकी राजधानी है? लिख लिया? देखो, इन्हें भारत का, इन्हें भारत के 43वें, कौन से नंबर का? 43वें भारत रत्न
से सम्मानित किया गया? कौन सा नंबर का? 43वां, 43। और कब सम्मानित किया गया था? 2014 में। 43वां मिला था इनको, है ना? 44वां किसको मिला था? 44वां भारत रत्न किसको मिला था? मदन मोहन मालवीय को मिला था। 45वां सचिन तेंदुलकर को मिला था। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। नोट डाल लो यहाँ पे। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। लिख लिया? देखो, इन्हीं के शासनकाल में दूसरा और तीसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। दूसरा और तीसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। पहला परमाणु परीक्षण किसके समय हुआ था? इंदिरा गांधी के समय। कब हुआ था? 18 मई 1974 में हुआ था या 78 में हुआ था? 4 में हुआ था। अब देखो, सेकंड नंबर का कौन सा विद्यार्थी हो? 11 मई को। और थर्ड नंबर का कौन सा है? 13 मई 1998 को। कहाँ हुआ था? कोई पोखरण जैसलमेर। देखिएगा, इन्हीं के समय भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था। लिख लिया? पहले विद्यार्थियों, वर्ष 2000 की बात है। कब की बात है? 2000 की बात है। तो 2000 से पहले जो गांव होते थे, गांव के रास्ते बहुत खराब हुआ करते थे। गांव में कोई सड़क वगैरह ऐसा ना के बराबर हुआ करती थी, रास्ते ही नहीं होते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन फिर इन्होंने एक बहुत अच्छी पहल चलाई, बहुत अच्छी योजना थी विद्यार्थियों। हाँ, 25 दिसंबर 2000 को। कब चलाई थी? 25 दिसंबर 2000 को इन्होंने एक योजना चलाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्या चलाई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने की परियोजना, वो भी डामर। कैसी रोड होनी चाहिए? डामर रोड होनी चाहिए। आप जब भी किसी गांव में जाते हो तो वहां पे एक बोर्ड लगा रहता है और उसमें लिखा रहता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन जो भी है। तो उस सड़क का निर्माण किसके तहत हुआ है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुआ है। देखिएगा, इन्होंने इन्होंने 25 दिसंबर 2000 को 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। उन्नीस सौ 99 में कारगिल हो गया था। देखो, इन्हीं के शासनकाल में इन्हीं के शासनकाल में कारगिल युद्ध ब्रैकेट में 1999 हुआ था, और जिसमें ऑपरेशन विजय चलाया गया था। कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन विजय भी चलाया गया था। ऑपरेशन विजय चलाया गया था। देखो, इन्हीं के शासनकाल में वर्ष 2000 में, कब? वर्ष 2000 में एलएम सिंघवी
लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने प्रवासी भारतीय दिवस ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की या सिफारिश की। समिति सिफारिश ही करेगी, सिफारिश की थी। और पहली बार 7 जनवरी से 9 जनवरी, कब से 7 जनवरी से 9 जनवरी 2003 में पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। लिख लिया विद्यार्थियों? अब देखो, अगर हम देखें 2003 से 2015 तक, कब तक? 2003 से 2015 तक, तो प्रतिवर्ष मनाया जाता था। ये कैसे मनाया जाता था? प्रतिवर्ष मनाया जाता था। लेकिन 2015 के बाद में 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। देखिएगा, यह दिवस शुरुआत से 2003 में शुरुआत हुई थी ना, शुरुआत से 2015 तक, 2015 तक प्रतिवर्ष मनाया जाता था। प्रतिवर्ष मनाया जाता था, जो 2015 के बाद जो 2015 के बाद प्रति 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, या 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। देख लिया? प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विद्यार्थी 9 जनवरी को, कब? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से कहाँ आए थे? इंडिया आए थे। उनकी याद में मनाया जाता है। देखिएगा, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे। उसी उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। विद्यार्थियों, इनका जन्म दिवस होता है 25 दिसंबर को। कब आता है? और 25 दिसंबर को एक डे बनाते हैं, सुशासन दिवस। देखिएगा, इनकी जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर के दिन 25 दिसंबर के दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है विद्यार्थियों? सुशासन दिवस मनाया जाता है। देख लिया? ठीक है, बाकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। बाद विद्यार्थी।